पत्नी की मृत्यु के बाद उमाकांत जी बहुत अकेले हो गए थे। विभा के साथ अनिरुद्ध गुड़गांव पहुंचा। 13वीं के बाद बच्चों का स्कूल और अपने बैंक आदि की बात कहकर जाने की जुगत बिठाने लगा। पापा, आप भी हमारे साथ चंडीगढ़ चले। विभा ने कह तो दिया, किंतु उसका मन आधा था। चंडीगढ़ में उनका 2 कमरों का फ्लैट था। उसमें पापा को भी रखना एक समस्या थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उमाकांची ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो उनकी जान में जान आई। लेकिन पापा तो अस्वस्थ है, वे अकेले कैसे रहेंगे? विभा के प्रश्न ने अनिरुद्ध को कुछ सोचने पर विवश कर दिया। उसे ननिहाल की विमला मौसी की याद आई, जो कि विधवा थी। उनका एक लड़का था, किंतु ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। भाई भावज ने ज़्यादा खोज खबर नहीं ली तो अपने परिश्रम से मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। अनिरुद्ध ने ननिहाल में एक फ़ोन किया और 2 दिन के अंदर विमला मौसी व उनका बेटा गांव हाजिर हो गए। कृशकाय अंदर को धसी आंखों वाली विमला मौसी के चेहरे पर नौकरी मिल जाने का नूर चमक रहा था। वे लगभग 45 वर्ष की मेहनती स्त्री थी। विमला मौसी अनिरुद्ध से बोली, मैं आपकी माँ को दीदी कहा करती थी। रिश्ते पे आपकी मौसी हूँ। इस घर को अपना मानूंगी और जीजा जी की सेवा में आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप चाय नाश्ता बनाएंगी, घर की साफ सफाई, खाना, दवा, देखभाल आप करेंगी। आपका बेटा बाकी बाहर का और खेत खलियान का जो काम होगा वो। पगार कितनी लेंगी? विभा ने पूछा। मौसी भी कह रही हैं और पगार पूछकर शर्मिंदा भी कर रही हैं। हम माँ बेटी को खाने रहने का ठौर मिल गया, और क्या चाहिए? जो आपकी इच्छा हो दे दीजिएगा। विभा चुप हो गई। बात जितने कम में तय हो उतना ही अच्छा है। अनिरुद्ध के चेहरे पर भी संतोष था। उसका कर्तव्य था पापा की सेवा करना, किंतु वह असमर्थ था। अब कोई मामूली रकम में उस कर्तव्य की भरपाई कर रहा था। पापा गमगीन थे। एक तो पत्नी का शोक, ऊपर से बेटा बहू, बच्चे सब जा रहे थे। विभा ने धीरे से अनिरुद्ध के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियाँ, जेवर व दूसरे कीमती सामान रखे हैं। पापा अब अकेले हैं, घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, सो हमें उसकी चाबी ले लेनी चाहिए। पापा अलमारी की चाबी कभी नहीं देंगे। अचानक तुम्हें जेवर कपड़ों की चिंता क्यों होने लगी? धैर्य रखो, सब तुम्हें ही मिलेगा। अनिरुद्ध मुस्कुराकर बोला। बीच बीच में आने की बात कहकर अनिरुद्ध और विभा चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। चंडीगढ़ में भी वे पापा के घर, अलमारी, बैंक के रुपयों, प्रॉपर्टी की बातें करते रहते। उन्हें चिंता होती। चिंताग्रस्त होकर वे फिर गांव के लिए रवाना हो गए। लगभग 1.5 महीने में यह उनकी दूसरी यात्रा थी। घर के बाहर लॉन साफ सुथरा था। सारे पौधों में पानी डाला गया था। कई नई पौधे भी लगाए गए थे। दरवाजा खुलने पर विमला मौसी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आइए, आपका फ़ोन मिला था। कुछ ही देर में मौसी मिठाई पानी के लिए फिर हाजिर हुई। पूरा घर साफ सुथरा सुव्यवस्थित था। मौसी ने चाय बनाने से पहले सूचित किया, बड़े साहब सो रहे हैं। विभा ने माँ बेटे का निरीक्षण किया। दोनों ने बढ़िया कपड़े पहने थे। बाल भी सुंदर तरीके से सेट थे। तुम्हारी मौसी का तो कायाकल्प हो गया, विभा फुसफुसाई। भूखे बेघर को सब कुछ मिलने लगेगा तो कायाकल्प तो होगा ही, अनिरुद्ध ने मुंह बनाकर कहा। दोनों असंतुष्टों की तरह चाय पीते उमाकांत जी के जगने का इंतजार कर रहे थे। उमाकांत जी को देखकर उन्हें और आश्चर्य हुआ। वे पहले से अधिक स्वस्थ और ताजा दम लग रहे थे। पहले के झुके झुके से उमाकांत जी अब सीधे तनकर चल रहे थे। माँ के जाने के बाद हंसना भूल गए पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी जल्दी मिलने चले आए? अब आप अकेले हो गए हैं तो हमने सोचा। अकेले कहाँ, विमला है, उसका लड़का अशोक भी है। उसको यही स्कूल में डाल दिया है। शाम को 1 घंटा पढ़ा दिया करता हूँ। तेज है। उमाकांत जी अशोक का गुणगान करते रहे।
फिर उसे पढ़ाने बैठ गए। विमला मौसी सबके चाय नाश्ते के बाद रात के खाने में जुट गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु अनिरुद्ध विभा असंतुष्ट मुद्रा में बैठे थे। वे उमाकांत जी के किसी काम नहीं आ पा रहे थे और अब उनको इनकी कोई जरूरत भी नहीं रही। रात को उमाकांत जी, विमला मौसी और अशोक बातें कर खूब हंस रहे थे। जीवन से निराश उमाकांत जी को जीने की वजह मिल गई थी। रात में खाना खाते समय सब चुपचाप थे। खाना स्वादिष्ट और मिर्च मसाले रहित था। विमला मौसी एक एक गरम रोटी इत्मीनान से खिला रही थी। अंत में खीर परोसी गई। उमाकांत जी संतुष्ट एवं खुश थे। रात में टीवी कार्यक्रम चर्चा विमला मौसी और अशोक से बातचीत करते उमाकांत जी बेटे बहू की उपस्थिति भूल ही गए। नाती पोतों का हालचाल भी नहीं पूछा। रात में सोते समय अनिरुद्ध बोला, यदि हम उसी समय अपने साथ पापा को ले चलते तो आज वे इस तरह माँ बेटा इन सब में इन्वॉल्व न होते। अरे यहाँ क्या बुरा है, स्वस्थ हट्टे कट्टे हैं, खुश हैं, वहाँ 2 कमरों के डिब्बे में कहाँ एडजस्ट करते इन्हें। विभा बोली, तुम मूर्ख हो, तुमसे बहस करना बेकार है। अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, मुझे ही बात आगे बढ़ानी होगी। क्या बात बढ़ाओगे? अरे तुम ही न कहती थी इस बंगले को बेचकर चंडीगढ़ में अपने फ्लैट के ऊपर एक शानदार फ्लैट बनाऊंगी और बाकी रुपया बच्चों के नाम फिक्स कर दोगी। हाँ, लेकिन अब यह कहाँ संभव है। अब पापा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं। उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र बीत जाएगी। उन्हें चंडीगढ़ ले चलते हैं, जैसा तुम उचित समझो, मैं एडजस्ट कर लूँगी। विभा बोली, उसे सास की अलमारी की भी तो चिंता थी, जिसमें कीमती गहने और अन्य महंगे सामान थे। उसे उन्हें देखने भालने की प्रचुर इच्छा थी, किंतु सासू माँ के रहते इच्छा पूरी नहीं हुई और अब भी स्थितियाँ प्रतिकूल हो रही थी। अगले दिन दोनों ने विमला मौसी का सेवा भाव देखा। नाश्ता, खाना, पापा के सारे कपड़े, बेडशीट, तौलिया आदि धोना, अशोक का उमाकांत जी के पूरे शरीर और सिर पर जैतून के तेल से घंटे भर मालिश करना। उस दौरान पापा के चेहरे पर असीमित सुख शांति छाई रहती थी। तुरंत गुनगुने पानी से स्नान, जिसमें अशोक पूरी मदद करता। फिर उनको हल्का नाश्ता करवाना, यानी चपाती, सब्जी, ताजा मट्ठा आदि। किंतु विमला मौसी ने अनिरुद्ध और विभा के लिए अलग से देसी घी का हलवा और पोहा बनाया था। सबने मजे से खाया। अनिरुद्ध समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। वह उनकी इतनी सेवा कभी कर ही नहीं सकता था। तब भी हिम्मत जुटाकर उसने शब्दों द्वारा उमाकांत जी को बांधने का प्रयास किया। पापा, आप यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे? हमारे साथ चंडीगढ़ चलिए, वहाँ नाती पोतों का साथ मिलेगा, सब साथ रहेंगे। मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। विमला काम करती है, उसका पैसा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा घर छोटा है, तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए तो अपने घर के ऊपर एक और वैसा ही फ्लैट बनवाना चाहता हूँ, अनिरुद्ध ने कहा। बिल्कुल बनवाओ, उमाकांत जी ने कहा। इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलती उसी से फ्लैट बनवाता। यदि आप हम लोगों के साथ चलकर रहते, मैं अपने जीते जी यह बंगला नहीं बेचूंगा। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ। आखिर बैंक ऑफिसर हो, अच्छा कमाते हो। लेकिन 2 घरों की देखभाल, उसकी चिंता तुम मत करो। एक आशा खत्म होने पर अनिरुद्ध व्यग्र हो गया। कम से कम अलमारी की चाबी ही दे दीजिए। विभा अपने साथ मम्मी के गहने और जेवर ले जाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों और गहनों का अभाव तो नहीं है। कम से कम मेरे मरने की प्रतीक्षा करो। अनिरुद्ध और विभा मायूस होकर चंडीगढ़ लौट आए। रास्ते में विभा बोली, पापा कहीं विमला मौसी और उनके बेटे को तो सब कुछ देने के चक्कर में नहीं है। अनिरुद्ध को विभा की बातें स्तरहीन लगी, किंतु वह चुप रहा। अगली बार वे बच्चों सहित जल्दी ही गुड़गांव पहुंचे। वहां विमला को माँ की अलमारी की चाबी लिए देख उन्हें शक हुआ।
अच्छे खान पान से शरीर भर गया था। वे सुंदर लग रही थी। उनका लड़का अच्छी शिक्षा दीक्षा के कारण सभ्रात और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। आप में बड़ा परिवर्तन आया है विमला मौसी, अनिरुद्ध बोला। उस वक्त उमाकांत जी वहां न थे। कैसा परिवर्तन? वैसी तो हूँ, विमला ने विनम्रता से कहा। आप काम वाली कम, घर वाली ज्यादा लग रही हैं। ऐसा कहकर पाप का भागी न बनाए। हम तो मालिक की सेवा में प्राणपण एक किए रहते हैं, सो कभी कभी इनाम मिल जाता है। विमला मौसी ने उनके घृणास्पद आक्षेप को अपनी विनम्रता से ढकने का प्रयास किया। अनिरुद्ध और विभा की ईर्ष्या संदेश से दंग हृदय को तनिक राहत मिली, किंतु उमाकांत जी अनिरुद्ध की स्वार्थपूर्ण योजनाओं, धन व संपत्ति के लोभ से चिढ़कर बोले, बेटा, बाप की मृत्यु के बाद ही तो बेटे की ताजपोशी होती है। तू तो मेरे जीते जी ही व्यग्र हो जा रहा है। अनिरुद्ध कैसे कहता। जीर्ण शीर्ण कुमलाहे उमाकांत जी को विमला मौसी अपने परिश्रम से दिनों दिन स्वस्थ करती जा रही थी, सो दूर दूर तक उनकी मृत्यु के आसार नजर नहीं आ रहे थे और उसके गाड़ी वाड़ी, बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो गए थे। पापा के जीवित रहते ही उन्हें हथियाना चाह रहा था, तो उमाकांत जी के अड़ियल रवैये से वह सब संभव नहीं लग रहा था। रात के खाने के बाद साधारण बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया। अनिरुद्ध अपनी असलियत पर उतर आया। बोला, विमला मौसी, आप पापा का सब कुछ हथियाने के चक्कर में तो नहीं है, और पिताजी भी तुम्हें ही सब कुछ देना तो नहीं चाहते। यदि ऐसा है तो इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। उमाकांत की बोलती बंद हो गई। वे हक्के बक्के इकलौते पुत्र का मुंह देखते रह गए, लेकिन फिर वह जल्दी ही संभल गए। बोले, आज तुझे अपना पुत्र कहते लज्जा का अनुभव हो रहा है। एक निस्वार्थ स्त्री जिसने तेरे मरते हुए पिता को सुख के 2 पल दिए, उसे तूने गाली दी, साथ ही उसके परिश्रम को शर्मसार किया। मैं तुझे एक पल यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार सहित यहाँ से कूच कर जाओ। ऐसे पुत्र से तो निसंतान होना बेहतर है। पापा के रुख को देखकर अनिरुद्ध की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अगले ही दिन वे चंडीगढ़ लौट गए। फिर 1-2 वर्ष तक उन्होंने गुड़गांव का रुख नहीं किया। विमला मौसी स्वयं ही फोन करके उमाकांत जी की खबर देती रहती थी। एक दिन पता चला उमाकांत जी बाथरूम में गिर गए और उनके पैर की हड्डी टूट गई। अनिरुद्ध एक दिन के लिए आया अवश्य, किंतु पैर की हड्डी के ऑपरेशन के कारण उन्हें हाई डोज दी गई थी, सो उमाकांत जी से भेंट नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद अनिरुद्ध अगले ही दिन लौट आया। उसका एक वकील मित्र था, रमेश बाबू। उन्होंने और विमला मौसी ने बढ़ चढ़कर उमाकांत जी की सेवा की, इसीलिए अनिरुद्ध निशंकित भी था। चूंकि रमेश बाबू उमाकांत जी की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करते थे, इसीलिए अनिरुद्ध उससे संपर्क बनाए रखता था। उमाकांत जी फिर बिस्तर से नहीं उठ पाए। वे बिस्तर के ही होकर रह गए थे। विमला मौसी, रमेश बाबू ने अनिरुद्ध विभा को आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने बच्चों की परीक्षा और अन्य व्यवस्थाओं का बहाना बनाया। अंत में उन्हें उमाकांत जी की मृत्यु का समाचार मिला और अनिरुद्ध पत्नी व बच्चों सहित तुरंत गुड़गांव पहुंच गया। वहां पिता के मृत शरीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग विमला मौसी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि उसने जितनी उमाकांत जी की सेवा की वह घर का सदस्य भी नहीं कर सकता था। किंतु अनिरुद्ध कुछ सुन नहीं रहा था। एक अजीब सा भाव उसके मन, मस्तिष्क और शरीर में छाया था। गुरुतर भाव, सब कुछ मेरा, मैं इस घर, खेत खलियान, बैंक बैलेंस सबका मालिक, मेरे ऊपर कोई नहीं, जो इच्छा हो करो, कोई डांट टपट, आदेश, अवज्ञा नहीं। अनिरुद्ध को लगा कि वह सिंहासन पर बैठा है और उसकी ताजपोशी हो रही है। यह एहसास नया नहीं था। एक पीढ़ी के गुजर जाने के बाद दूसरी पीढ़ी के बड़े को यह सता सुख हमेशा से ही ऐसा आनंदित करता है। तब बच्चे बुजुर्गों की मृत्यु से दुख नहीं वरन संतोष का अनुभव करते हैं। अचानक उसकी वक्र दृष्टि विमला मौसी पर पड़ी। उसने धीरे किंतु विषपूर्ण स्वर में कहा,
13वीं के बाद तुम माँ बेटे को एक क्षण यहाँ नहीं देखना चाहता। इस तरह पिता की मृतदेह की उपस्थिति में उसने विमला मौसी, जिसने उसके और विभा के कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह किया था, उसका पत्ता काट दिया। रमेश बाबू ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किंतु उसने इशारों से उन्हें भी चुप करा दिया। वह अंतिम संस्कार के पूर्व किसी प्रकार का तमाशा नहीं करना चाहते थे। विमला मौसी चुपचाप रोती रही। अंतिम संस्कार के बाद अनिरुद्ध की महत्ता जैसे और बढ़ गई। पिता को मुखाग्नि देकर वह समाज के सम्भ्रांत लोगों के बीच बैठा दीन दुनिया की बातें कर रहा था। उनके जाते ही उसके भीतर शांत बैठा परिवार का मुखिया फिर जाग गया। वह रमेश बाबू से पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और विमला मौसी को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। रमेश बाबू ने उसे समझाया, अनिरुद्ध रुक जाओ, 13वीं तो हो जाने दो। बिल्कुल नहीं, तुम्हें नहीं पता, इस स्त्री के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। मुझे अंतिम समय कुछ न कर पाने का पितृ कर चढ़ गया, किंतु विमला ने अर्थक परिश्रम तो किया, तो कम से कम 13वीं की रस्म। कैसी 13वीं? उसके लिए हम फिर आएंगे। इतनी लंबी छुट्टी न मुझे मिलेगी न बच्चों को स्कूल से, पर उसके बाद मैं घर लौट कर के आऊँगा, तब 13वीं की रस्म की जाएगी। पर अभी कुछ जरूरी काम है। लॉकर से गहने निकलवा लूँ, रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लूँ, घर अलमारी की कीमती सामान ठिकाने लगा दूँ, किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, भला कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे पिता की वसीयत। उन्होंने 13वीं के दिन मुझसे वसीयत पढ़ने को कहा था, किंतु तुम्हारी जल्दबाजी के कारण आज ही मुझे तुमको बताना पड़ेगा कि यह घर वे विमला मौसी के नाम कर गए हैं। बैंक के रुपयों का 50% वे किसी अनाथ आश्रम को देकर गए हैं और बाकी 50% तुम्हारे बच्चों के नाम कर गए हैं, जो उन्हें बालिग होने पर ही मिलेगा। अलमारी और लॉकर के जेवर वे तुम्हारी पत्नी को देकर गए हैं। अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विस्मय से मुंह खोले रमेश बाबू को ताकता रहा। तुमने गलत आरोप लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसका तुम्हें पश्चाताप करना होगा। रमेश बाबू ने अपनी वाणी को विराम दिया और उसे हिकारत से देखते हुए चले गए। सिसक सिसक कर रोती विमला मौसी के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं रह गई थी अनिरुद्ध में। वह वैसे ही सिर झुकाए बैठा रह गया।